ठीक है भाई। सो बोनस क्वेश्चंस। पहले लिमिट से शुरू करते हैं, टाइम रहेगा तो स्ट्रेट लाइंस भी कर लेंगे। ओके फाइन। सो वी शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है। मैं इसमें फिर से डेरिवेटिव्स पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे नहीं जा रहा हूँ, हालांकि जाना पड़ेगा कभी और। यहाँ पर है साइन ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर्ड, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब हमने जो एक चीज सीखी है अभी तक वो ये सीखी है कि, हाँ मैं बता, वो ये चीज हमने सीखी कि जब भी कभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाली लिमिट को, मतलब मैं अगर लिमिट को अंदर लेके जाना चाहता हूं तो मुझे सबसे प्राइम कंडीशन उसकी ये है कि अंदर में एक डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी चीज की वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पे ही डिसकंटिन्यूस हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू जब आसपास में है जीरो के, x की वैल्यू जब आसपास में है जीरो के, तब इसके अंदर रखा हुआ फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स और टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, मैं लिमिट को अंदर लेके नहीं गया, केवल फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिमिट को भी अंदर लेके नहीं गया, फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो आप ऐसा सोचोगे कि दोनों की वैल्यू ही वन आ जानी चाहिए। ऑफकोर्स दोनों की वैल्यू वन आ जाती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू ऑफकोर्स वन आ जाती है अगर लिमिट अप्लाई कर देते तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है भाई ये दोनों फंक्शंस जब x जीरो को टेंड करने लग जाता है। तो सो टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। हमने देखा था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा ही स्टीप हो गया, थोड़ा ऐसा होता है। टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होता है, और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ 90 डिग्री पर। तो ये टेंजेंट ऑफ एक्स डिफाइन भी नहीं होते और साइन ऑफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू देने लग जाता है। हमें इंटरेस्ट है एक्स टेंड्स टू जीरो की। ठीक है, तो ये है मेरा टेंजेंट ऑफ एक्स और ये है मेरा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपको ये तो दिख रहा है कि जब x जीरो को टेंड कर रहा है, जब x जीरो को टेंड कर रहा है तो टेंजेंट ऑफ x और साइन ऑफ x बिल्कुल आसपास में है, लेकिन टेंजेंट ऑफ x ऊपर जा रहा है और साइन ऑफ x नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप बोलोगे सीकेंट स्क्वायर x। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, आप बोलोगे कॉस ऑफ x। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि थोड़ा सा अगर मैं x में चेंज करूं तो y में कितना चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा स्मॉल चेंज इन x में y में कितना चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हम x के बिल्कुल आसपास में हैं तो थोड़ा सा अगर मैं x में चेंज करता हूं, x के बिल्कुल आसपास में थोड़ा सा x में चेंज करता हूं, ठीक है, तो आपको पता है कि सीकेंट ऑफ x की वैल्यू वन से तो हमेशा बड़ी होती है और कॉस ऑफ x की वैल्यू वन से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव होती है, पर हाँ वन से छोटी होती है। तो जब मैं स्मॉल चेंज इन एक्स दूंगा, जो मैं स्मॉल चेंज इन एक्स दूंगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो के अबाउट अगर मैं स्मॉल चेंज इन एक्स दे रहा हूं, तो जल्दी से कौन इंक्रीज कर जाएगा, जिसका डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा वैल्यू दे रहा है, जिसका डेरिवेटिव ज्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, उसका स्टीप ग्राफ हो जाएगा, उसका ग्राफ और तेजी से इंक्रीज करेगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक तो नंबर वन से खुद बड़ा और ऊपर से उसका भी स्क्वायर कर दिया जा रहा है, तो वन से काफी बड़ा नंबर देने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टेंजेंट ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू में छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तब वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने लग जाएगा। और सेम इज द केस विद नेगेटिव ऑफ एक्स आल्सो, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव ऑफ एक्स में टेंजेंट ऑफ एक्स ज्यादा नीचे हो जाता है और साइन ऑफ एक्स थोड़ा ऊपर हो जाता है। नेगेटिव वैल्यू के लिए भी थोड़ा सा ये सही ग्राफ नहीं बना है, पर चलो समझ में तो आ ही रहा है। ये मेरा साइन ऑफ एक्स है नेगेटिव के लिए, और नीचे वाला टेंजेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो उधर भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उधर भी टेंजेंट ऑफ एक्स की वैल्यू, टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और ऑफकोर्स टेंजेंट ऑफ एक्स की वैल्यू वन से, इसकी वैल्यू वन से बड़ी होती है,
इसकी वैल्यू जस्ट 1 से छोटी होती है, जस्ट 1 से छोटी होती है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1। इसकी मान लेते हैं जो वैल्यू आने वाली है, इसकी मान लेते हैं जो वैल्यू आने वाली है v, वो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और इसकी भी जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा छोटी होगी 1 से, ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि अगर मैं v2 और v1 को कंपेयर करने लग जाऊं तो कौन सी वैल्यू में जो चेंज है वो ज्यादा हो जा रहा है, जो वो वैल्यू जिसमें ज्यादा चेंज हो जा रहा है दैट इज v2, ठीक है, क्योंकि इसका इसका जो डेरिवेटिव है वो जल्दी से इंक्रीज करने लग जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज सेकंड ईयर में भी आ जाएगी, हमें पूरे डेरिवेटिव्स नहीं निकालने पड़ेंगे, हमें उसे डिफरेंशिएट पूरा नहीं करना पड़ेगा, केवल इतना देखेंगे और हाँ डेरिवेटिव से ही समझ में आ जा रहा है कि टेंजेंट ऑफ एक्स ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं कोई छोटी सी वैल्यू दे दूं, अगर मैं कोई छोटी सी वैल्यू दे दूं किसमें, इरेज हो जा भाई, चलो ठीक है। तो यही वाली चीज हमने उस दिन देखी थी भाई कि अगर टेंजेंट ऑफ एक्स थोड़ा सा भी इंक्रीज किया एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बाद, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स थोड़ी सी छोटी वैल्यू दे रहा होगा, जस्ट अप्रोच कर रहा है, जस्ट अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। तो हमेशा हमेशा एक एक थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। वो अभी अप्रोच कर रहा है तो बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं किया होगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, दोनों में इक्वी डिस्टेंट जाएंगे तो टेंजेंट ऑफ एक्स ज्यादा इंक्रीज कर दिया 0.604 एंड साइन ऑफ एक्स 0.603 ही डिक्रीज कर पाया, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, साइन ऑफ एक्स कम डिक्रीज कर पाया है, टेंजेंट ऑफ एक्स ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोगे तो दैट वैल्यू, that resultant will be a number which is obviously going to be greater than 1, ठीक है। कोई भी नंबर आने वाला है जो 1 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहीं से एक चीज बना लेते हैं, कौन सी चीज बना लेते हैं कि हम कभी बहुत रेयर केस में हम सेकंड, अभी जब तक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, थोड़ा बहुत हमें जो आता है उसके अलावा सेकंड डेरिवेटिव तक नहीं जा रहे हैं, तब तक हम इसी तरह से फंक्शंस को देख के बताएंगे कि किसका ग्राफ ज्यादा स्टीप है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकेंड, तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1 नहीं आ रही है, वो 1 से बड़ी आ जा रही है, ठीक है। तो अच्छी चीज क्या हुई, वो जो फंक्शन अंदर में है ना, वो एक इंटीग्रल वैल्यू अभी नहीं दे रहा है, जब उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तब वो इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैं लिमिट को अंदर लेके नहीं गया था, मैंने मान लिया था कि उसके अबाउट कोई वैल्यू दे रहे हैं, उसके अबाउट कोई, मैंने नहीं बोला कि लिमिट की वैल्यू 1 आ जा रही है, ठीक है। अगर 1 ही ले लेते तो फिर गड़बड़ हो जाता। अगर आप लिमिट को अंदर भेज देते ना, अगर आप लिमिट को अंदर भेज देते तब हो सकता था कि आंसर गड़बड़ आ जाए। वो अंदर नहीं भेजना है, इसका रीजन ये है कि साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स अगर एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू दे देते आउटपुट में तो वहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता, ठीक है। सो एनी वैल्यू, बॉक्स ऑफ एनी वैल्यू विच इज 1 पॉइंट समथिंग समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी विल बी 1 और उसमें लिमिट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। So this was your question number 14. Question number 14 के बाद आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? ठीक है सर, आई गेस 15 नहीं हुआ है सर। उसमें मतलब वो ए के वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करना है ना लास्ट को? ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं लास्ट को, किस तरह से किया था सर? वो पहले 2 कॉमन लिया, पहले उधर x दिया है ना, मतलब वो a इज बिटवीन 0 and half, तो वी कैन बाइनोमियल एक्सपेंशंस बाय वी कैन टेकिंग। हाँ वी आर अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, ठीक है। ओके, सो दिस इज लिमिट x tends to a greatest integer of 2 minus x का पार अभी के लिए 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स का पार भी 1/2, तो 1 प्लस एक्स का पार 1/2 खुशी खुशी एक्सपैंड होना चाहता है, ठीक है। 2 माइनस एक्स का पार 1/2 में थोड़ा गड़बड़ है, 2 माइनस एक्स का पार 1/2 में कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा पहले, तो उसको आप ऐसा लिखना चाहोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू a, ठीक है। a की वैल्यू भी गिवन है, 0 से लेके हाफ के बीच में, दोनों के इक्वल हो सकती है, ठीक है। यहीं पर लिख लेते हैं a बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू a,
ये बन जाएगा, बाहर में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ भाई अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का पावर हाफ प्लस ऑलरेडी एक्सपेंड होगा ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का पावर हाफ, ठीक है। ओके भाई, अब 1 माइनस एक्स का पावर हाफ रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, इसका एक्सपेंशन कैसा लिखेंगे? इसका एक्सपेंशन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है बाद में, हाँ भाई इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस ये वाली चीज नीचे उतार दो 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x, और जब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स और n माइनस 1 अपॉन 2 विथ अ नेगेटिव साइन, सो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8 1 अपॉन 8 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस n माइनस 1 n माइनस 2, सो 1 बाई 2 इन माइनस, ठीक है, उसकी इतनी जरूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि और छोटे छोटे नंबर्स बनाने वाला 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो शायद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इतने छोटे में काम चल जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन लिख देना एंड सो ऑन। अच्छा भाई प्लस, और ये वाली चीज तो सिंपली एक्सपैंड हो जाएगी भाई, ये वाली चीज का सिंपल एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस, सो 1 अपॉन 2, यहाँ पर भी नेगेटिव आने लग जा रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आने लग जा रहा है क्योंकि रैशनल फंक्शन है। सो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतने ही दूर तक जाते हैं क्योंकि और छोटी वैल्यूज आने वाली है जब आप x की वैल्यू को टेंड कराओगे a तक, तो ठीक है, ओके, एंड अदर वैल्यूज, ठीक है भाई। तो ये मिल के क्या वैल्यूज दे रहे हैं भाई? ये मिल के मुझे लगता है इतना जल्दी हम उसे, वो 0 को टेंड नहीं कर रहा है, वो तो 1 अपॉन 2 को भी टेंड कर सकता है। तो अगर वो 0 को टेंड करता तो आउटपुट क्या आ जाता? अगर वो 0 को टेंड करता तो आउटपुट आता स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो आउटपुट आता लिमिट, अगर वो 0 को टेंड करता तो आप केवल दो डिजिट तक, अपने दो एक्सपेंशन तक ले सकते थे, ठीक है। तो आप एक बार ले लो, एक्सट्रीम वैल्यूज पे खेलते हैं, ठीक है। एक बार उसको मैं टेंड करा रहा हूं, एक बार मैं उसे टेंड करा रहा हूं 0 को, अगर वो 0 को टेंड करेगा तो यहां से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x, 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x, और उसके बाद वाले टर्म्स नहीं लेंगे, ठीक है। हो सकता है वो x कैंसिल हो जाए, हो सकता नहीं हो, वो देखा जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अच्छा भाई, सो यहां पर जो गड़बड़ होने वाला है ना ये वाले मेथड से, वो ये होने वाला है कि जब 1 अपॉन 2 को टेंड करेगा तब आप क्या करने वाले हो, तब गड़बड़ हो जाएगा। 1 अपॉन 2 कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी काम आता है जब आपका वो वैल्यू जो ऊपर बैठी हुई है, सॉरी जो वैल्यू x की जगह पर बैठी हुई है वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो यहां पर काम आ सकता है, यहां पर काम आ सकता है, देखते हैं यहां से आउटपुट क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये दे देगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ 1। अच्छा भाई, प्लस यहां से जो भी आने वाला है फिर उसमें मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो वो अल्टीमेटली 0 होने वाला है, फाइन, क्योंकि कोई नीचे डिवाइडेड बाय x नहीं है, सॉरी रूट 2 प्लस 1 आएगा सर, रूट 2 प्लस 1 है, ओके। सो 2.41 के लिए आउटपुट शायद आ सकता है 2, शायद आ सकता है 2, ठीक है। पर ये पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है कि ये वाला मेथड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और जब x की वैल्यू 1/2 को टेंड कर रही है तो वो बहुत छोटा 1/2 कोई बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते भाई, इसलिए हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते। और अगर एलिमिनेशन नहीं कर सकते तो कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? तो मैंने दूसरे मेथड से सर उसको वो फंक्शन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लेके वहां पे अगर 0 से 1/2 अभी 0 और 1/2 को इंक्लूड करके उन्होंने दिया है, 0 और 1/2 रखेंगे तो परफेक्टली आंसर 2 आ जाएगा सर। ये वाला मेथड गलत क्यों है? क्योंकि
when a is equals to 1/2 we cannot use the binomial approximation, ठीक है. If a is equals to 1/2 for x tending to 1/2 we cannot use the binomial approximation. We can't use the binomial approximation. Can't use the binomial approximation, ठीक है. अब मुझे कहीं से भी बॉक्स फंक्शन के बारे में नहीं सोचना है. बॉक्स फंक्शन को भूल जाओ. जो अंदर में बैठा हुआ फंक्शन है उसके बारे में सोचो. अंदर में बैठा हुआ फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. ये वाला फंक्शन, हाँ भाई, ये वाला फंक्शन जो है, क्या 0 से लेके 1/2, जब मैं x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 के बीच में रख रहा हूं तो अचानक से कहीं इंक्रीज कर करके डिक्रीज हो रहा है, या सेम इंक्रीज हो रहा है? मोनोटोनिक है फंक्शन, इंक्रीज ही हो रहा है या डिक्रीज ही हो रहा है, या अचानक से डिक्रीज होकर के इंक्रीज हो जा रहा है? अगर अचानक से कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा होगा ना, नहीं निकाल पाएंगे. अचानक से अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, इंफिनिटी पहुंच जा रहा है, माइनस इंफिनिटी पहुंच जा रहा है, नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तब हम बोल देंगे कि ये डिफाइंड ही नहीं है. 0 से लेके 1/2 के बीच में कहीं तो डिफाइंड नहीं हो पा रहा है. अगर डिफाइंड है तब चेक करेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है. हो सकता है x इज इक्वल टू 1/4 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए. तो अगर क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा तो फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर चेक कर लो कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0. f डबल डैश x अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा. ठीक है, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे f डैश x 0 होता है. तो अभी के लिए मैं इस फंक्शन को f ऑफ x मान लेता हूं. इस फंक्शन के लिए मैं इस फंक्शन का एक तरह से ग्राफ बना रहा हूं. नेचर चेक करने का मतलब है ग्राफ चेक कर रहे हैं. तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा ना, वो हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, नहीं 2 भी आएगा, रूट ऑफ, हाँ, प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स -1 अपॉन 2. ठीक है, ये आ जाएगा इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं चेक करता हूं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहां पर हो रहा है. ठीक है, सो दिस विल बिकम 1/2 तो एज इट इज रहेगा. 1/2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं. हाँ हाँ ठीक है. अच्छा भाई, ओके ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना भाई? अभी कट रही थी, अब आने लग गई थी. यस सर. हाँ ठीक है ठीक है. अच्छा भाई, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहां हो रहा है? देखा मैं अभी, तूने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही किया था. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहां पर होगा? जहां पर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के. ये वाली चीज कब होगी? x is equal to half पे. हाँ, ये वाली चीज होगी x इज इक्वल्स टू हाफ पे. अब देखो x इज इक्वल्स टू हाफ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है. तो x इज इक्वल्स टू हाफ के पहले, अरे काफी ही गंदा लाइन बनाया मैंने. x इज इक्वल्स टू हाफ के पहले एक ऐसा फंक्शन बिहेव करने वाला है. x इज इक्वल्स टू हाफ के पहले मैं चेक करता हूं कि f डैश x कैसा बिहेव कर रहा है. f डबल डैश x भी निकाल सकते हो, पर इसको डिफरेंशिएट करना मेरे बस की बात नहीं है. दोबारा से मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए. तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव देख के ही बता देंगे कि कहां कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां कहां पर डिक्रीजिंग है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होने वाला है. ठीक है, ओके. सो x इज इक्वल्स टू हाफ यहां पर बैठा हुआ है, x इज इक्वल्स टू हाफ यहां पर बैठा हुआ है. अगर मैं हाफ से छोटी वैल्यू कोई रखता हूं, 0 से लेके 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो जो 1/2 से छोटी है. ठीक है, हेलो. हाँ, 0 से लेके 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू f डैश x में कोई भी वैल्यू रखो जो 1/2 से छोटी है. तो मैं मान लेता हूं 1/4 रख रहे हैं. ठीक है, 1/4 रख रहे हैं तो देखो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है. 1/4 रख रहे हैं तो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है, 1/4 रखने पे f डैश x आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1/4 दैट इज 8.
2 minus 1/4 8 root of 7/2 root 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 माइनस क्या रख रहे थे 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 मतलब पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो। क्या रखा था फंक्शन में 1/4 डाला ना, क्या डेरिवेटिव? नहीं डेरिवेटिव में देखो, डेरिवेटिव अपना डेरिवेटिव 0 हो रहा है x = 1/2 पे, ठीक है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है x = 1/2 पे, तो फंक्शन के ग्राफ का नेचर दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है, ऐसा इंक्रीज करके 1/2 तक पहुंचा हो, या फिर ऐसा डिक्रीज करके 1/2 तक पहुंचा हो, ठीक है, इंक्रीज करके 1/2 तक पहुंचा हो या फिर डिक्रीज करके 1/2 तक पहुंचा हो, ठीक है। तो 1/2 से पहले कैसा है ये, अब मैं f' के ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो 1/2 से पहले जब आप कोई छोटा नंबर रखोगे ना, तो मैंने एग्जांपल के लिए रख दिया 1/4 रख दिया, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू 1/4 रख रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये √7/2 माइनस √5/2 तो पॉजिटिव है, √7/2 माइनस √5/2 तो पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, ध्यान देना, ये मैंने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन के ग्राफ में जो एकदम टॉप वाला पॉइंट है वहां पर उसका डेरिवेटिव, मतलब वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जा रहा है, उसके जस्ट पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव में मैंने रखा x = 1/2 तो वो पॉजिटिव आ जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव है और इसके पहले बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन 0 से लेकर के 1/2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, 0 से लेकर के 1/2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये मैंने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है नीचे में, ठीक है, मैंने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है, पर इसी ग्राफ में ये वाले पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, ये वाले पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। अब 0 तो यहां पर भी हो सकता है और इस वाले ग्राफ में ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है? तो मैंने क्या किया भाई, 1/2 से कोई छोटी वैल्यू रखी। कहां छोटी वैल्यू रखी? मैंने f' में, मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई छोटी वैल्यू रखी। तो नीचे वाला तो स्क्वायर रूट है, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर कोई चीज नेगेटिव कर सकती है फंक्शन के डेरिवेटिव को, तो वो उसका न्यूमरेटर कर सकता है। तो मैंने न्यूमरेटर में x की वैल्यू 1/4 रख दी, जो 1/2 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, उसके आसपास की वैल्यू है। जब मैं 1/4 रखता हूं तो मुझे पता चलता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है। अगर दूसरा वाला ग्राफ होता तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव करते तो नेगेटिव, ये वाला स्लोप नेगेटिव आ जाता, मतलब ये ऊपर वाला ग्राफ है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है, मतलब ऊपर वाला ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ करेक्ट है फंक्शन के लिए। अगर ये वाला ग्राफ करेक्ट है फंक्शन के लिए और कोई दूसरा क्रिटिकल पॉइंट दिख ही नहीं रहा है आसपास में, मतलब मुझे अभी के लिए जो डोमेन दिया गया है 1 से लेके 1/2, इस डोमेन में f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है, f ऑफ x इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा भाई, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अपनी मिनिमम वैल्यू कहां पर देगा, 0 पर, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर देगा, 1/2 पे, ठीक है। तो इसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं भाई। 0 रखोगे, तो जब आप 0 रख रहे थे तो आपको मिल रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1, और जब आप 1/2 रख रहे थे तो आपको मिल रहा था 0 मिलता है। 1/2 रखने पे आपको मिल रहा था √3/2 + √3/2, हाँ √6, ठीक है। 1/2 रख रहे थे तो आपको मिल रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू, मतलब वो जो अंदर में रखा हुआ फंक्शन f ऑफ x है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x + स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वहां पर लिमिट लेके मैं अंदर नहीं गया, मैं तो बस मान लिया कि वो लिमिट की वैल्यू एक्चुअली मैं रखने वाला हूं 0 से लेके 1/2 के बीच में, और अगर इसके बीच की कोई वैल्यू की बात करें तो ये फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देने वाला है वो √2 + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देने वाला है, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देने वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पक्का पक्का 2 ही आने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पक्का पक्का 2 ही आने वाला है, ठीक है। चमका भाई? यस यस ठीक है, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब, हाँ, अब कोई और डाउट क्या भाई आगे आने वाले क्वेश्चंस में? किसी को किसी क्वेश्चन में संदेह है क्या? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस क्रिटिकल पॉइंट को आप सभी याद रखो कि जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, हम पहले डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लेके नहीं चले जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लेके नहीं चले जाते अपने लिमिट को। हम कोशिश करते हैं कि पहले देख लें कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक फाइनाइट नॉन इंटीग्रल वैल्यू देने वाला है।
हाँ एक फाइनाइट नॉन इंटीग्रल वैल्यू देने वाला, यहाँ √2 + 1 दे रहा था या √6। अगर वो 1 दे देता ना, अगर वो 1 दे देता तो तोते उड़ जाते भाई। अगर 1 दे देता तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर उस फंक्शन को कंटिन्यूअस रख ही नहीं पा रहा है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि जस्ट पहले 1 के जस्ट पहले वो कोई दूसरी वैल्यू दे रहा होगा, 0 वैल्यू दे रहा होगा, उस इंटीग्रल वैल्यू के जस्ट बाद वो सेम इंटीग्रल वैल्यू दे रहा होगा। तो 1 दे देता, अगर लिमिट 1 जा रही है तो चलेगा, पर अगर एग्जैक्टली 1 फंक्शन का आउटपुट आ जा रहा नहीं चलेगा। ठीक है, ये ऊपर वाले में भी देखो एग्जैक्टली 1 आउटपुट नहीं दे रहा था, 1 पॉइंट समथिंग आउटपुट दे रहा था। अगर एग्जैक्टली 1 आउटपुट दे देता ना भाई तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाता, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा पाते हम वहां पर। ठीक है, एग्जिस्ट करती, दोनों तरफ से एग्जिस्ट करती, पर एग्जैक्टली लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? अनीशा समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है चलो। अरे ऋषिकेश आ गया, मिकी माउस। ऋषिकेश कोई डाउट तेरे को? ऋषिकेश तूने मुझे फोन किया था क्या? मैं आज अपने कॉल लॉग्स देख रहा था। मैसेज किया आपको। तूने जो लास्ट लाइन बोली मुझे सुनाई नहीं दी। ठीक है सुज्ञान, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ भाई? 19th में when x tends to infinity वो f of x is equals to f of x plus 1 is equals to f of x plus 2, Excellent. वो एक बार सही है, करेक्ट है। सो 19th वाला कर लेते हैं भाई। उसके में थोड़ा सा उसके बाद तो सही किया ना सुज्ञान तूने, यही तो है उस क्वेश्चन का, उस फिर आ क्वेश्चन गया का वैसे कि हाँ ठीक है, तो सुज्ञान से हो गया। बाकी भी सुन लो भाई, जब इन्फिनिटी जा रहा है ना, पहले देखो एक क्रिटिकल सी चीज उस दिन भी बताया था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, फंक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक है, अब पॉजिटिव फंक्शन में आप इन्फिनिटी पे पहुंच जा रहे हो, इन्फिनिटी पे पहुंच जा रहे हो, तो जैसा वो इन्फिनिटी -1 के लिए बिहेव कर रहा है, जैसा वो इन्फिनिटी -2 के लिए बिहेव कर रहा है, वैसे इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी +2 के लिए बिहेव करेगा। तो जब आपने लिमिट दिया ना, लिमिट दिया x जहां भाग रहा है इन्फिनिटी को f ऑफ x के लिए, तो लिमिट जब आप इसको भी दोगे ना, तब तो लिमिट आप इस चीज को दे रहे हो। किस चीज को दे रहे हो भाई? f ऑफ x + 1, f ऑफ x + 1 और f ऑफ 5/f ऑफ x + 2, f ऑफ x + 1, f ऑफ x + 1 और 5/f ऑफ x + 2। ठीक है, अच्छा भाई, तो हाँ इतना ही बोला है लिमिट। हाँ ठीक है, तो इसके बाद आपको पता है कि इससे जो लिमिट की वैल्यू आने वाली है, इससे जो रिजल्टेंट लिमिट आने वाला है, वो सभी का लिमिट सेम होगा। इतने दूर तक चले गए ना, इतने दूर तक ये सारे के सारे साथ साथ गए ना, तो बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे भाई। और जब बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे तो आप इनका कोई सेम नाम रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इनका नाम रख दिया L, और ये भी L, और ये 5/L। ठीक है, तो यहां से L की वैल्यू निकाल लो, सभी एक जैसे दिखने लग जाएंगे हमें। ठीक है, जो दोस्ती, ऐसा मैंने एक मीम पढ़ा था ऑनलाइन कि जो दोस्ती 3-4 सालों से ज्यादा होती है वो दोस्ती नहीं, भाईचारा, ये सब सेंटी करने वाले। ठीक है, पर कोई अपना दोस्त नहीं है, ऐसा मान के मत चलना। ठीक है, अरे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ पर L की सिंगल वैल्यू मिल रही है, एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही है? अच्छा 1/3 भी है क्या? मुझसे गड़बड़ हुई, मैंने 1/3 भी नहीं लिया, सॉरी मैंने 1/3 नहीं लिया। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दे यासिर। वैसे तो तू सो के उठा है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी नींद आती ही रहती है। नींद का क्या है? सो ये हो जाएगा L² + 5/L। ठीक है, L² + 5/L मतलब 3 times of L² is L² + 5, मतलब 2 times of L² is 5, so L will be √5/2। काफी बेहतरीन, काफी बेहतरीन। देखो क्वेश्चन, ये ट्रिक भी बहुत आसान है, पर जिस दिन एग्जाम वाले दिन नहीं चमका ना भाई, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम वाले दिन बस चमक जाए, असली वाले एग्जाम वाले दिन। ठीक है, चलो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर ही लिया था और फिर से कर लिया ऑफकोर्स। और कोई प्रश्न जिसमें आपको कोई संदेह है सानिका? 16th one doubt. 16th one क्या है? अरे 16th one भी सुज्ञान ने कर लिया है, मैं एकदम 100% श्योर हूँ। सुज्ञान उस दिन जो तू बोल रहा था, तूने फिर ट्राई, तूने भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 16th one बाकी सभी सुन लो भाई, बाकी सभी सुन लो। ओके, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। सो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहानी क्या बोलती है? कहानी बोलती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n भाग रहा है इन्फिनिटी की ओर।
अच्छा n इंफिनिटी की ओर भाग रहा है और n टाइम्स ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय, संसार में डिनोमिनेटर में काफी कचरा है, x माइनस 2 रेज़ टू द पावर n भी है और n टाइम्स ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 भी है, और नहीं माइनस है भाई, माइनस है पाप पड़ेगा यहाँ पर, माइनस ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n है, माइनस ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, जब इन्फिनिटी को टेंड करता है आपको पता रहता है कि आपको अपने डिनोमिनेटर को बड़ा कर देना है, जिससे कि इन्फिनिटी पे जाके वो 0 बना दे सब कुछ। अच्छा, इसकी वैल्यू गिवन है 1/3 के बराबर, इसकी वैल्यू गिवन है 1/3 के बराबर। काफी खूबसूरत सा नजारा है। आपको आपको अपने डिनोमिनेटर को बड़ा करना है, ठीक है। सो आपको अपने डिनोमिनेटर को बड़ा करना है, तो इसको ऐसा लिख लो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने बोला था ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप n टाइम्स ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, n से n कैंसिल आ जाएगा, x माइनस 2/3 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पर बन जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा और 3, और यहाँ पर बचेगा n से n कैंसिल नहीं होगा पर 1/n बच जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब यासर खाते हुए पेन सुन ले, देख यहाँ पर क्या होगा ना, जब तू n को इन्फिनिटी को भेज देगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर तुझे आउटपुट 1/3 चाहिए तो क्या तुझे इसे भी 0 बनाना है क्या? हाँ, इसे भी 0 बनाना है, अच्छा, अगर इसे 0 बनाना है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए भाई? अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो पक्का हाँ ऐसे, हाँ अगर वो कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर ये x माइनस 2/3 कोई नंबर 1 से छोटा है तब काम चल जाएगा, पर इन्फिनिटी को जब टेंड करता है ना तो -1 से बड़ा भी होगा तो काम चल सकता है, ठीक है, -1 से बड़ा भी होगा तो काम चल सकता है। देखो तो -0.003 ले लो और उसका पार कोई बहुत बड़ा पार दे दो, तो -0.03, अरे वो छोटा होते जाएगा, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर भी 0 ही होता है, ठीक है। तो -1 से छोटा कोई नंबर का पार इन्फिनिटी दें, या +1 से, सॉरी -1 से छोटा नहीं, -1 से बड़ा राइट हैंड साइड में लाई करने वाले किसी नंबर का पार अगर इन्फिनिटी दें, या 1 के लेफ्ट साइड में लाई करने वाले अगर किसी नंबर का पार इन्फिनिटी दें तो वो 0 दे देगा। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब x - 2 की वैल्यू -3 से लेकर के +3 के बीच में है, और कहीं ना कहीं x की वैल्यू 5 से छोटी है और -1 से बड़ी है, ठीक है। 5 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इक्वालिटी कभी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि 1 का पावर इन्फिनिटी तो 1 का पावर इन्फिनिटी से जब आप लिमिट लगाओगे तो 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर तोते उड़ जाएंगे, तो 1 से तो छोटा ही देना चाहिए भाई, ठीक है। तो हाँ, इस तरह का भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया, इसका आंसर 1 2 3 4 5 है, इसका आंसर सी है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे भाई, कोई और क्वेश्चन जिसमें आपको कोई संदेह? 20th one. क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, फंक्शनल इक्वेशन, ये वाला तो अब आप याद भी कर लो, ये वाला मैं आपको याद भी करा देता हूँ, इनफैक्ट ये हर जगह देखने को मिलेगा, और इस बार जेईई मेंस 2021 में आया भी है, फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, इस तरह का नहीं है पर आया है। थप्पड़ से लगता है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बोलता है f of x इज इक्वल्स टू f of नहीं, हाँ, f of x प्लस f of y ले लेता हूँ। f of x प्लस f of y अगर f of x प्लस y के बराबर है, ठीक है, और x y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसके साथ साथ f of 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता करना है व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू द पावर f of tangent of x minus 2 raised to the power f of sin of x divided by x squared f of sin of x, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम फंक्शन तो रखा हुआ, हम फंक्शन को जब जानते ही नहीं तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले फंक्शन पता करना पड़ेगा कि क्या है। हाँ, वही है, तो सही, तो ये याद भी कर लो, अभी ऐसे बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे यही पता करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम ये करेंगे कि भाई अगर x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो हम अपने मन से वैल्यूज दे देते हैं।
तो अगर x और y दोनों को 1 रख देंगे तो आ जाएगा f(2) है f(1) प्लस f(1) के बराबर। अच्छा, मतलब f(2) 2 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि f(1) तो 1 के बराबर है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे भाई, f(2) की वैल्यू मिल गई, फिर x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा f(2) प्लस f(1). अच्छा, f(2) तो 2 के बराबर है, f(1) 1 के बराबर है, फाइनल आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप f(4) निकालने की कोशिश करोगे तो x और y दोनों की जगह 2 2 रखोगे, सो f(x) प्लस f(y) भी f(2) प्लस f(2) 4 आ जाएगा। और ये ट्रेंड जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो वैल्यू रखते हो वही आउटपुट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली है f(x) इज टू x, ये मेरा फंक्शन है, f(x) इज टू x मेरा फंक्शन है। ठीक है, बस मतलब f ऑफ टेंजेंट ऑफ x नहीं है, वहां पर एक्चुअली टेंजेंट ऑफ x है, f ऑफ साइन ऑफ x नहीं है, वहां पर एक्चुअली साइन ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो लिमिट हो जाएगी, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आराम से करते हैं। सो f ऑफ टेंजेंट ऑफ x की जगह पर टेंजेंट ऑफ x लिख सकते हैं, और f ऑफ साइन ऑफ x की जगह पर सिंपली साइन ऑफ x लिख सकते हैं। नीचे वाले भी f ऑफ साइन ऑफ x की जगह सिंपली साइन ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा लिमिट x is tending to 0 2 raised to the power tangent of x minus 2 raised to the power sin of x, 2 raised to the power sin of x divided by x square times of f of sin of x ना लिख करके मैं उसको सिंपली sin of x लिख देता हूं। ठीक है, सिंपली उसकी जगह पर sin of x लिख देता हूं। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने ढेर सारे ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 raised to the power sin of x को बाहर निकाल लो भाई, a raised to the power x minus 1 का फॉर्म ले लेना है, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 ले लो। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि अब मेरा जो वेरिएबल है वो पावर में चला गया और बेस में कांस्टेंट आ गया, तो a raised to the power x minus 1 डिवाइडेड बाय x वाला फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला फॉर्म लेके जाना है। और टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x करोगे तो वो भी तो दोनों 0 ही बनने वाले हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें। तो आप बाहर बुला लो भाई, किसको बाहर बुला लें, 2 raised to the power साइन ऑफ x को बाहर बुला लो, तो अंदर में कौन कौन बैठेगा भाई, 2 raised to the power टेंजेंट ऑफ x और साइन ऑफ x, क्योंकि कॉमन लिया है। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा, x स्क्वायर नहीं, इसको डिनोमिनेटर में जो चाहिए वो देंगे इन्हें। अभी x स्क्वायर साइन ऑफ x एज इट इज लिख लेते हैं। अब इन्हें क्या चाहिए, इस a raised to the power x minus 1 डिवाइडेड बाय x चाहिए इसे, तो किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x से, इससे डिवाइड भी किया और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आधा तो खा जाएगा, पर एक चीज ना जो बार बार मैं बोल रहा हूं, इस चीज को मैं चाहता हूं आप भी फॉलो करो, ये आपको पता है कि ये खत्म होने वाला है, ये आपको पता है कि खत्म होने वाला है। ठीक है, इसका आ जाएगा ln2। ठीक है, a raised to the power x minus 1 upon x का जो आउटपुट आता है वो आ जाता है ln a base e, या यहां पर आ जाएगा ln2। ठीक है, पर इसको ना लास्ट में करो, ये सारी की सारी लिमिट एक ही स्टेप में अप्लाई की जाती है, वो अलग अलग लिमिट अप्लाई नहीं की जाती एक्चुअली। उसको बार बार मैं लिखने वाला हूं, अभी मुझे पता है वो अभी पता है मुझे वो log of 2 बनने वाला है, पर मैं उसे अब नहीं लिखूंगा बार बार। पर ऐसा नहीं कि मैं इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, उसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, पर वो एक्चुअली ln2 बनने वाला है। ठीक है, तो ln2 तो इसमें हाँ एक कुछ ऑप्शन तो लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद है ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 2 raised to the power साइन ऑफ x का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वो तो सिंपली 1 होने वाला है। टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 raised to the power साइन ऑफ x बैठा हुआ है, नीचे में साइन ऑफ x भी बैठा हुआ है, और इधर में टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x बैठा हुआ है, और एक x स्क्वायर भी है, ठीक है भाई। सो टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन आना चाहिए, तो एक्सपेंशन आना चाहिए। टेंजेंट ऑफ x होता है x प्लस आई गेस x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x पावर 5, इससे ज्यादा हमें याद नहीं करना। और साइन ऑफ x होता है ऑड मल्टीपल्स पे, तो माइनस आ गया, सो माइनस x प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस माइनस प्लस हो गया, x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5, तो माइनस हो जाएगा x रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स स्क्वायर से ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है, और 2 रेज टू द पावर साइन ऑफ x तो रहने ही वाला है, और कोई और आ गया क्या? बिना एक्सपायर, हाँ साइन ऑफ x को कैंसिल कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ नीचे में एक साइन ऑफ एक्स बच रहा है ना, फिर वो साइन ऑफ एक्स के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। सही बोल रहा है ऋषिकेश, यहाँ पर ना जो नीचे वाला साइन ऑफ एक्स है अभी भी उसको उसको ये वाले एक्स के ऊपर, ये जितने भी एक्स है उनके ऊपर नजर रहेगी, ठीक है, एक्स के ऊपर नजर रहेगी। तो एक्चुअली यहाँ पर एक्सपेंशन काम नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको नीचे वाले साइन ऑफ एक्स को भी एक्सपैंड करना है, नीचे वाले साइन ऑफ एक्स को भी एक्सपैंड करना है। यहाँ पर आप समझ जाओगे कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कुछ तो देने वाले हैं आउटपुट, फिर अच्छा कुछ तो देने वाले हैं आउटपुट चलेगा, लेकिन जब आप x की वैल्यू 0 रखने वाले हो तो ये सब फिर से 0 होने वाले हैं, सब फिर से 0 होने वाले हैं। हाँ, और वो ऊपर 1 माइनस कॉस एक x आएगा स्क्वायर, ना उसका साइन स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है। सो एक एक्स स्क्वायर ऊपर वाले में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, पर लास्ट में अच्छा एक साइन ऑफ एक्स नीचे वाला एक एक्स दिखा सकता है, निकल जाएगा इससे भी आंसर, निकल जाएगा इससे भी आंसर। सर वो साइन एक्स ऊपर वाला साइन एक्स कैंसिल होके अंदर में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अगर मैं दोनों साइन ऑफ एक्स को कैंसिल कर दूं, जो टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स हैं, तो ये दे देगा, नीचे वाला साइन ऑफ एक्स कैंसिल हो गया तो ये दे देगा मुझे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स, और एक एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, और एक एक्स स्क्वायर बचा रहेगा भाई। अब कॉस ऑफ एक्स से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इसमें ये वाली पूरी लिमिट में आपको किस किस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, ये वाली पूरी चीज में अब आपको इस 2 रेज टू द पावर साइन ऑफ एक्स से प्रॉब्लम नहीं है, इस कॉस ऑफ एक्स से प्रॉब्लम नहीं है, केवल 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर से प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो ये जल्दी छोटा हो गया, ये उस तरीके से जाने से अच्छा यहाँ पर जब मैंने ऊपर नीचे से साइन ऑफ एक्स कैंसिल कर दिया तो ये थोड़ा छोटा हो गया। अच्छा भाई, सो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 2, और नीचे में ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर है, कॉस ऑफ एक्स लिखो या ना लिखो उसको तो एक्स टेंड्स टू 0 पर निकालने ही वाले हो, तो आप इसको नीचे में 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, नीचे में मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से एक चीज 1 होने वाली है। मैंने कोई एक चीज सॉल्व करके ln2 लिखना चाहिए था, कौन सी चीज, ये ब्लू वाला पार्ट ln2 आने वाला है, ये ब्लू वाले पार्ट को मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक है। सो ये देने वाला है ln2, ये ln2 साथ में कंटिन्यू होने वाला है, ये ln2 साथ में कंटिन्यू होने वाला है, ये यहाँ पर भी आएगा साथ में ln2, ओके फाइन। अब एक चीज 1 होने वाली है भाई, इसमें एक और चीज गायब होकर के 1 हो जाएगी, सो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा भाई, तो बचा क्या क्या, बाकी जगह पर जब आप लिमिट रख दोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये है, अब लिमिट रख ही दे रहे हैं तो फिर लिमिट लिखने की जरूरत है ही नहीं, 2 रेज टू द पावर साइन ऑफ एक्स 2 रेज टू द पावर 0 दैट इज 1 दे देगा, यहां पर मिल गया 1, कॉस ऑफ एक्स हो गया 1, कॉस ऑफ एक्स हो गया 1, 2 अपॉन 4 एज इट इज रह गया, यहाँ पर 2 अपॉन 4 एज इट इज रह गया, ln2 एज इट इज, सॉरी ln2 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें √2 वाला आंसर आने वाला है, सो यहाँ से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो ये ln√2 दे देगा, ठीक है फाइन, ठीक है भाई। सो ये था क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ln2 वाला पार्ट क्या, सो ln2 ln2 1 बन जाएगा, सर नहीं, वो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया 2 रेज टू 0? कर तो दिया 2 रेज टू द पावर 0 1, ln2 तो इसका आ रहा है ना, ये a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का, देख लो भाई एक बार, ये ब्लू वाले का आ रहा है, ठीक है चलो भाई। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज डन, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद कोई और क्वेश्चन जो डाउट में है?
ठीक है 20 तो 21 है 21 21 है, ठीक है 22 तो हो गया ना आपसे। अच्छा सुनिए 22 भी है क्या? ये वो 1 छुपा हुआ लिखना है। तो tan इनवर्स वाला ही फास्ट है। थोड़ा 21 तो उसमें 1 वो छुपा वाला है ना। हाँ छोटा वाला 2/3। इसका आंसर क्या आ रहा है 21 में? पहले 21 की बात करते हैं। इसमें भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब x से डिवाइड करना है आपको। सो ये है 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, यहां पर है साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ 1/x और मैग्नीट्यूड ऑफ x क्यूब। और साइन ऑफ 1/x उधर ही कैंसिल हो जा रहा है, वो x कॉमन लिया। हाँ एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। +5 और ये लिखा हुआ है, और क्या है, x इंफिनिटी है ना यहाँ पर, इंफिनिटी है तो मॉडुलस लगाने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं सेंस बनता है। ये है मॉडुलस ऑफ x का क्यूब प्लस मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? तो यहाँ पर अगर मैं मॉडुलस नहीं लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ना जो, क्योंकि x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो पहले तो उसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। नीचे वाले में जब x क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, जब x क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1/x आएगा, जब x क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1/x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 1/x क्यूब आ जाएगा। ये तो मेरे डिनोमिनेटर की कहानी हो गई। अब न्यूमिनेटर की कहानी की बात करते हैं भाई। x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 2/x आ जाएगा, साइन ऑफ 1/x ऑलरेडी है, x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 5/x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सो x क्यूब से जब मैंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो साइन ऑफ 1/x 0 को जा रहा है, मतलब उसको एक 1/x एक्स्ट्रा चाहिए, उसको एक 1/x एक्स्ट्रा निकाल के दे दो। किधर से निकाल के दोगे भाई, किधर से निकाल के दोगे? इससे मांग के दे दो, एक है। जरूर। 1/x हाँ ऋषिकेश यही बोल रहा था समय की शुरुआत से, काफी दूरदर्शी है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऋषिकेश ने ये 3x और 2x से इनसे एक x निकाल के दे दिया भाई, तो इसके पास बचा 3 + 2/x स्क्वायर, और यहाँ पर साइन को दे दिया गया वो 1/x 0 होने के लिए। ठीक है, यहाँ से 1/x, उधर से x कॉमन लेके नीचे लाके डिवाइड कर दिया, मतलब बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब वैसे ही हैं। ठीक है, तो आप अपना कॉपी अगर ज्यादा बचत करना चाहते हो तो उधर उधर 0 लिखने वाले हैं हम थोड़ी देर में, आप अभी ही वो 0 प्रकट कर सकते हो वहां पर। ठीक है, ये है 1/x स्क्वायर और ये है 1/x क्यूब। ठीक है, अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये सब तो 0 हो जाएंगे भाई, काफी कुछ यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ 0 नहीं होगा, बाकी ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर में बचा 3 + 1 दैट इज 4 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 4, उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, तो बस 4 लिख दो। अच्छा k की वैल्यू 4 है, सॉरी k की वैल्यू 4 है, तो k/2 का मैग्नीट्यूड क्या पूछ रहा है? k/2 का मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भाई। काफी जल्दी ही हम अंत तक पहुंच गए। ठीक है भाई, कहाँ मूव कर रहा है अवधूत तू? मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 21 इज डन। कोई और क्वेश्चन? 22 ऑफ कोर्स चला गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी है आपके डाउट में। अब आपने इस क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच किया, यही तो कहानी है, ये तो सिखाना है भाई। सर उसको आपको इसको कैंसिलेशन पे लेके जाना पड़ेगा, कैंसिलेशन के सफर में लेके जाने से पहले आपको इन्फिनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा, इन्फिनिटीज डिनोमिनेटर में क्रिएट करनी पड़ेंगी। इन्फिनिटी को जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात है। टैन इनवर्स को इन्फिनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसे फर्क पड़ सकता है। ये सब रुक कैसे गए वो तुम लोग? ओह चला गया क्या इंटरनेट?
इस मुस्कुराहट का क्या कारण है अथर? ओके, आप मुझे कारण नहीं बताना चाहते हो। इसी बीच फिर से मेरी आवाज नहीं आ रही। इसी बीच हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी। यहां पर है 6 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n और 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। इसकी वैल्यू k के बराबर बोल रहा है, तो बोल रहा है k की वैल्यू बता दो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं। अच्छा भैया, k की वैल्यू की जरूरत है, k की वैल्यू की जरूरत है। और मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कहां पर था भाई? 2021 में 2021 में टैंजेंट इनवर्स के अंदर वाला डायगोनल कैंसिलेशन का ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वहां पर इंफिनिटी क्रिएट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर फर्क पड़ेगा तो फिर हम प्रेफरेबली 2/3 के टर्म्स में खेलेंगे, प्रेफरेबली 2/3 के टर्म्स में खेलेंगे। तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी 2/3। तो 2 रेज टू द पावर n 3 रेज टू द पावर n। आपको पता है ऊपर में आपको स्प्लिट करना है, तो 3 माइनस 2 पहले से लिख लो, तो ट्रिक भी पता चल गई है। अच्छा भाई, नीचे में आपको क्रिएट करना है 2/3, तो इधर से 3 रेज टू द पावर n को बाहर बुलाओगे, सेकंड वाले से 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 को बाहर निकालोगे। सर आपने कहा था कि 2 रेज टू द पावर n को अगर बाहर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं, मैंने बोला था जब टैंजेंट इनवर्स की बात हो रही है ना ऋषिकेश, टैंजेंट, अरे दोनों से आंसर आएगा, पर जब टैंजेंट इनवर्स की बात होती है तब अगर आप इंफिनिटी सब। तुम्हारा फिर से वीडियो रुक गया। हाँ सुनिए ऋषिकेश सर, मैं ऐसा बोल रहा था कि जब टैंजेंट इनवर्स की बात होती है ना, उसमें इंफिनिटी रखते हैं तो टैंजेंट इनवर्स इंफिनिटी को खा जाता है। क्यों खा सकता है वो इंफिनिटी को? क्योंकि वो π/2 देने वाला है आउटपुट भाई। tan थीटा में क्या रखेंगे? तो π/2 माइनस इंफिनिटी पे रखोगे तो π/2 ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, पर यहाँ पर वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो यहाँ पर क्या करें ना, 2/3 रखें। उसका फायदा आपको पता है, साफ साफ फायदा, वो 0 देने वाले हैं 2/3 पर। ठीक है, 2/3 पे 0 देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, वहां पर वही करना। वहां पर अगर 0 रखते तब भी काम बन जाता, यहां पर 0 रखे बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इंफिनिटी लाओगे तो कोई पॉसिबल सॉल्यूशन पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2/3, ये पहुंच जाएगा 2/3 का पावर n, और दूसरा वाला जाएगा 2/3 का पावर n प्लस 1। अच्छा, 2/3 का पावर n प्लस 1 तक जा रहा है। ठीक है, 2/3 का पावर n प्लस 1 तक जा रहा है, तो ठीक है। तो ये बनाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी। ये 3 रेज टू द पावर n को ये 3 रेज टू द पावर n खा गया। अब ऊपर में देखो, ये 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर n प्लस 1, ये दे देगा 2/3 का पावर n। जब 2 रेज टू द पावर n को माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दे देगा 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर n प्लस 1, मतलब 2/3 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 का पावर n और 1 माइनस 2/3 का पावर n प्लस 1। ठीक है, मुझे काफी खेद है अपनी गंदी हैंडराइटिंग के लिए। हाँ भाई, 2/3 का पावर n प्लस 1। अब देखो, ये जो 2/3 है, आप इसको बार बार क्यों ही लिख रहे हो? ये तो एक नंबर है जो 1 से छोटू है, तो इसको मैं बार बार नहीं लिखना चाहता। और इसको अगर आप भी मेरी तरह बार बार नहीं लिखना चाहते तो फिर आप कुछ t के फॉर्म में लिख लो भाई, t रेज टू द पावर n, t रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, काफी गर्मी हो गई है, t रेज टू द पावर n, t रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस t रेज टू द पावर n प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है निशा, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, और काफी मुश्किलें लग रही हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने में। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में क्रिएट कर देना है, और जिसका आउटपुट आ जाए न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनको न्यूमरेटर में क्रिएट कर देना है। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है भाई, 1 माइनस टी रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस वाले से फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस कर देंगे, 1 1 उड़ा देगा और बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। डिवाइडेड बाय
1 minus t raised to the power n multiplied by 1 minus t raised to the power n plus 1, समेशन है n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, सो यहां से आउटपुट आएगा समेशन क्या, आप तो डायगोनल कैंसिलेशन पे आ जाओ, तोड़ देंगे इसको, तोड़ दिया हमने इसे तो हमें मिला 1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी रेज टू द पावर n माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस टी रेज टू द पावर n प्लस 1। अब n की वैल्यूज रखते जाओ भाई, एक एक करके n की वैल्यूज रखेंगे। एक बार एक्सप्लेन बस देख लो भाई, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आई गेस फ्रीज हो गया था, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ठीक है भाई, यहाँ तक आप पहुंच गए थे। उसके बाद स्प्लिट करने के लिए कुछ नहीं किया भाई, मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर्स को क्रिएट कर दिया और यही वाला आउटपुट आ गया, टी रेज़ टू द पावर n माइनस टी रेज़ टू द पावर n प्लस 1। सो इस तरह का आउटपुट आ गया, इस तरह का आउटपुट आ गया, तो इसका डायगोनल कैंसिलेशन कर दिया भाई। जब मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, तो जो सेकंड वाले टर्म थे वो नेक्स्ट वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म से कैंसिल हो जा रहा था। ये गलत मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हर एक ब्रैकेट में जो सेकंड वाला टर्म है वो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के फर्स्ट वाले टर्म को कैंसिल कर दे रहा है, और लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म, लास्ट वाले का सेकंड और फर्स्ट वाले का फर्स्ट बच जा रहा है। बस उसमें n की वैल्यू को मैंने रख दिया इंफिनिटी, तो ये तो 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रखा इंफिनिटी नहीं, यहाँ पर रखा 1, तो 2/3 से 3 मिल जाएगा आउटपुट, ठीक है, फाइन।